Hello students, from this video we are going to start our new chapter, that is motion in a plane। तो एक लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और अभी हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। तो भाई जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था वो बेसिकली एक सीधी रेखा के अंदर मोशन था कि जो ऑब्जेक्ट था वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता था। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में या तो वो आगे जा सकता है या फिर वो पीछे जा सकता है। तो बेसिकली वो वन डायमेंशनल मोशन था। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक वन डायमेंशनल मोशन था। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन जो है वो एक टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक प्लेन है, जैसे ये एक प्लेन है। ठीक है, ये आपका जो पेज है ये एक प्लेन है, और एक प्लेन पे जो मोशन होता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है या तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, या दोनों के रेस्पेक्ट में। तो वो जो मोशन है, ठीक है, वो बेसिकली एक प्लेन का मोशन है। तो एक प्लेन में केवल दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मूव करेगा तो इस प्लेन के अंदर ही मूव करेगा। ठीक है, जैसे ये कोई इंसेक्ट है जो कि मूव कर रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो किसी भी पॉइंट पर उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो जैसे अगर यहाँ पर पोजीशन बतानी है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगी। यहाँ पर बतानी है तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी और वहां से हम पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसा मोशन है ये? टू डायमेंशनल मोशन है। अगर यहीं पर अगर जेड एक्सिस भी इंक्लूड हो जाता, मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऊपर भी उड़ सकता। ठीक है, या तीनों डायमेंशन में चेंज होता तो ये बन जाता थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, बट अभी ये क्या है? अब ये टू डायमेंशनल मोशन है, ये है मोशन इन ए प्लेन। तो हम बात करेंगे अभी मोशन इन ए प्लेन की। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स देखिए क्या होते हैं। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो स्केलर्स जो होते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कुछ अमाउंट होगा और कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे मास की बात करें तो मास में एक अमाउंट होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जैसे 50 kg हो गया तो 50 kg में 50 kg जो है वो बेसिकली एक मैग्नीट्यूड मिल गया आपको। ठीक है, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई 50 kg टुवर्ड्स नॉर्थ है या टुवर्ड्स साउथ है या टुवर्ड्स जो भी है। ठीक है, तो 50 kg जो है इसके साथ कोई डायरेक्शन अटैच नहीं है, कोई डायरेक्शन से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की क्वांटिटी जहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, या जिनको डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, लेंथ, ठीक है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, या डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हो गया, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी इसके एग्जाम्पल जो है अपने सोच सकते हैं, वो क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। अब वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा उनको तो हम स्केलर बोलेंगे, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी मिलेगी देन इट इज कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर जो डायरेक्शन है वो भी मिलेगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स, मोमेंटम, ये जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है। और इन सब क्वांटिटीज में जिनके मैंने नाम लिए इनके अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कि भाई 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी यहाँ पर, तो उन क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। और देखिए अगर केवल यहाँ पर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बट ये क्वांटिटी अगर वेक्टर के लॉ जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर लॉज आएंगे हमारे, कुछ नियम आएंगे, तो अगर ये जो क्वांटिटी अगर ये उन नियमों को फॉलो नहीं करेगी, उन लॉज को फॉलो नहीं करेगी, तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो वेक्टर के नियम है, जो लॉज है, वो भी फॉलो करनी चाहिए वो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये बेसिकली ये फॉलो करती है, ये जो क्वांटिटी है कि में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और साथ साथ ये जो क्वांटिटीज होती है ये वेक्टर के लॉज को भी फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा, इसकी के साथ एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी, तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है?
कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन तो होती है, ठीक है, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, या फिर डायरेक्शन होती है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी जैसे जो आपकी करंट है, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे, करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है ये वेक्टर लॉज को यहाँ पर फॉलो नहीं करती। तो जो टेंसर क्वांटिटी है उसकी भाई किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, या तो वो कंफर्म नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है, आर्बिटरी डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को जो कि ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, उनको हम टेंसर की कैटेगरी में रख देते हैं। अब वेक्टर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से, और इस पे हम एरो लगा देते हैं। तो ये जो एरो वाला भाग है इसको हम बोलते हैं हेड और टिप, ठीक है, इसको बोल देंगे टिप या फिर हेड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का जो हेड है वो बोलते हैं, ठीक है, हम इसको हेड से बोलेंगे। सो हेड ऑफ द वेक्टर, जो इसका इनिशियल पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर की टेल हो गई या इसका ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है, जो इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को हम बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर जो है उसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और उसका जो हेड है या जो टिप है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। और इसके अंदर दोनों क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ओके, ठीक है। सो एक वेक्टर जो है उसको हमेशा हम एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एरो बना के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर बात करें नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर की जो नोटेशन है वो उसको हम किस तरीके से उसकी नोटेशन देते हैं। तो जैसे ये अगर वेक्टर है ए, ठीक है, अगर वेक्टर ए है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, या तो मैं इसको ऐसे बोल्ड लेटर में लिख दूंगा, ठीक है। तो बोल्ड लेटर में कोई भी अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोल्ड लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, ठीक है। और यहाँ पर जो वेक्टर है उसको हम बोल्ड लेटर से लिखते हैं, और बोल्ड लेटर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर नोटेशन को, दैट दिस इज ए वेक्टर। तो हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ए लिख दिया मैंने सिंपल, और इसके ऊपर मैंने एक एरो लगा दिया, तो ये भी क्या है, ये भी वेक्टर ए बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम उसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं या फिर वो लेटर लिखते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये जो वेक्टर है ओ ए, तो इसको कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन में, तो ओ ए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ठीक है, या फिर ओ ए इसको बोल्ड लेटर में लिख दिया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही है, आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यूजुअली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर जो है उसके ऊपर डायरेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नीड ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की भाई जो जरूरत है वो हमें क्यों है। तो जैसे वन डायमेंशनल मोशन जो था, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में क्या था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो ऐसे आगे जाएगा या फिर वो पीछे जाएगा, ठीक है, दो ही डायरेक्शन होगी, या तो आगे या पीछे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो ऊपर नीचे या अपनी कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई इधर जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कह देते हैं, इधर जाएगा तो उसको नेगेटिव कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल दो ही डायरेक्शन होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हम पहचान कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें प्लेन की या 2D मोशन की या 3D मोशन की, तो वहां पर दो से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है, वहां पर दो से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल होगी। तो उस केस में हम यूज करेंगे वहां पर वेक्टर्स का, ठीक है। भाई ये एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन के अंदर एक्स और वाई, तो यहाँ पर ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी डायरेक्शन, ठीक है। बहुत सारी डायरेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। सिमिलरली 3D में भी बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम वेक्टर जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो डायरेक्शन है उसको हम स्पेसिफाई कर सके, ओके। So in 2D and 3D motion there are more than two direction. So to represent magnitude and direction we use vectors. तो magnitude के साथ साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे वेक्टर्स का, और ये जो वेक्टर है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को यहाँ पर बताएगा, ओके। इसके बाद दो हमारे पास वेक्टर जो है इनको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज पोलर वेक्टर एंड नंबर 2 इज एक्सियल वेक्टर। तो बात करते हैं पोलर वेक्टर की। तो देखिए जो पोलर वेक्टर होते हैं, these are the vector which have a starting point called polar vector। ये वो वेक्टर होंगे जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इनका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और उनको हम कह देंगे पोलर वेक्टर। और जैसे इनके एग्जांपल हो गए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो
ये जैसे कोई वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो कोई इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, यही है, ये इसका भाई टोटल इसकी लेंथ हो गई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जनरली जो हम यूज़ करते हैं पोलर वेक्टर ही यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे होते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होंगे, ये बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट को शो करने के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। सो द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ये बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ये एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट करते हैं, सॉरी एक्सिस के अलोंग जो है वो होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, मान लेते कोई पंखा ही है, ये इस तरह से घूम रहा है, कैसे से, इस डायरेक्शन में इधर, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आपने करंट के केस में पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पर भी हम राइट हैंड थंब रूल लगा के इसके डायरेक्शन का पता करते हैं, ठीक है। जैसे इधर है तो ये जो है यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ और जो इसके मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे इसके अलोंग ऐसे एक वेक्टर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इसके अलोंग एक वेक्टर जुड़ा होगा जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, बट ये जो है ये यहाँ पर जो है रोटेशनल इफेक्ट को यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो जैसे इस तरह से घूम रहा है तो यहाँ पर भाई जैसे हमने बताया था जो थंब रूल था हमारा, ठीक है, एक वायर है, वायर के अंदर करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम यूज करते थे कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो थंब है वो करंट को रिप्रेजेंट करता था और हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल होती थी वो रिप्रेजेंट करती थी यहाँ पर इसको, वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी। तो करंट अगर इधर जा रहा है तो उंगलियां इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी इस वायर के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको मिलती थी, ठीक है। अब सेम यही सिनेरियो यहाँ पर है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है कि भाई जब ये इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या होगा, ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया हमारा एक्सियल वेक्टर। सिमिलरली इसकी अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहोगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, ये नीचे की तरफ होगी। तो ये क्या है, ये दोनों जो है वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये हमारा एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है और एक्ट कहाँ करता है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो रोटेशन का एक्सिस होता है, एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो एक्सियल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं या फिर आगे ये यूज होंगे तब फिर जो है आपको ये नियम फिर से बता देंगे, ओके। तो ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो वेक्टर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अलोंग एक्ट कर रहा है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये जो पोलर वेक्टर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। सो ये है हमारे वेक्टर, और जो वेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th क्लास में, 12th क्लास में और आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, ठीक है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनफैक्ट वेक्टर के बिना जो हमारी फिजिक्स है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। बिना वेक्टर के नॉलेज के आप फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। प्लस मैथ्स में भी आपके जो वेक्टर्स है वो यूज होंगे, ठीक है। अब ये जो वेक्टर्स है इनको मतलब ये भाई इनके अगर आप एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, जो भी है सब्ट्रैक्शन करो, तो ये भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, इनके लिए अलग नियम है इनके, ठीक है। आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे हम जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, कैसे डिवीजन करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे, डिवीजन तो पॉसिबल नहीं होता वेक्टर्स का, ठीक है। वेक्टर जो है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एक डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो डिवीजन है वो यहाँ पर फॉरबिटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ मोशन इन ए प्लेन। सो दैट इज ऑल इट, and thank you for watching this video.